हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें जो वैद्युत फ्लक्स का गॉस की प्रमेय चैप्टर है वो पूरा करा दिया था, ठीक है। और आज हम उसके आंकिक प्रश्न करेंगे, ठीक है। और आंकिक प्रश्नों में क्या है, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। और इससे समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ जो कि इसके ज़्यादातर सवालों में काम आएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, इससे मैं तुम्हें वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो पिछले सालों में आए हुए इस चैप्टर से संबंधित, यानी कि जो दूसरा चैप्टर तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें मैं सारे बोर्ड पर कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को जैसे देखो यहाँ पर दे रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, और वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है वेक्टर ई बराबर 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे माइनस के 4 कैप के, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर ये भी होता है, ठीक है। मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 8 कैप जे मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दे रखा है 8 कैप जे मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है, ठीक है। तो देखो हमें पता है वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है क्या है, फाई ई बराबर है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्या है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर, यानी कि इन दोनों का क्या करना है, हमें अदिश गुणनफल करना है। अब ये जरा समझ पता होना चाहिए कि अदिश गुणनफल को हम किस प्रकार हल करते हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें जरा थोड़ा जो इसका नियम है वो बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं, माना एक सदिश है वेक्टर ए, क्या है, एक सदिश है वेक्टर ए, और जिसका मान है ए एक्स कैप आई प्लस ए वाई कैप जे प्लस ए जेड कैप के, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा सदिश है वेक्टर बी बराबर बी एक्स कैप आई प्लस बी वाई कैप जे प्लस बी जेड कैप के, ये सदिश हैं, दो सदिश हैं। और इन दोनों का क्या है, हमें अदिश गुणनफल देखना है, यानी कि इनका हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या ज्ञात करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करना है। अच्छा देखो एक चीज़ समझे, ये जो आई जे के ये जो लिखे हुए होते हैं ये क्या है, जो अक्ष हैं तुम्हारे, जैसे बात करें ये 3D डायमेंशंस के लिए है, इसको एक्स वाई और ये जेड अक्ष, एक्स वाई और ये जेड अक्ष, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्स अक्ष के अनुदिश, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा बताने वाला एकांक सदिश होगा, उसको हम प्रदर्शित करते हैं कैप आई से। एक्स अक्ष की जो दिशा बताएगा वो क्या बताएगा, एकांक सदिश कैप आई। ऐसे ही अगर बात करें वाई अक्ष के लिए, तो वाई अक्ष की जो दिशा बताता है उस एकांक सदिश को हम लिखते हैं कैप जे के साथ, या कैप जे से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही जेड अक्ष की जो दिशा बताता है सदिश उसको हम लिखते हैं कैप के से। हमें पता ही है कि जो एकांक सदिश होते हैं वो क्या सदिश की दिशा को बताते हैं। तो एक्स अक्ष का जो सदिश होगा उसकी दिशा को बताएगा कैप आई, ये कैप जे, और जेड के लिए कैप के। इनका क्या है, गुणनफल होता है, इनका सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल है, वो हमें जरूर पता होना चाहिए। और इनका सदिश गुणनफल क्या है, आई जे के, क्या है तुम्हारे, इनको हम एकांक सदिश कहते हैं। अगर हम बात करें कैप आई के लिए, कैप आई का अगर कैप आई के साथ गुणा हो रहा है, ठीक है, बराबर होता है कैप जे का कैप जे के साथ हो रहा है, और बराबर होता है कैप के का कैप के साथ हो रहा हो। वैसे ये सारी चीज़ें हमने 11वीं 11वीं में पढ़ी ली है। हाँ, होता क्या है, जब हम एक जैसे सदिशों का अदिश गुणनफल कर रहे होते हैं एकांक सदिशों के लिए, तो उनका मान क्या है, एक रहता है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। इनका मान कितना रहेगा, एक होगा। वही सारी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे इसके लिए। और दूसरी बात, अगर हम अलग अलग तरह के, यानी कि आई का कैप जे के साथ गुणा कर रहे हैं अदिश, जे का के साथ कर रहे हैं, और k का i के साथ कर रहे हैं, तो इन सबका मान क्या है, 0 होता है। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ से हमें, जो एक जैसे एकांक सदिश है अगर उनका गुणा कर रहे हैं तो उनका मान क्या आएगा, 1 आएगा, और अलग अलग तरीके के एकांक सदिशों का गुणा हो रहा है तो उनका मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, ऐसे अब इसको हमें सॉल्व करना है। वेक्टर ए का मान दे रखा है और वेक्टर बी का मान दे रखा है, दोनों का क्या निकालना है, हमें अदिश गुणनफल निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स कैप आई प्लस ए वाई कैप जे प्लस ए जेड कैप के, ये हो जाएगा, ठीक है। डॉट बी एक्स कैप आई प्लस बी वाई कैप जे प्लस बी जेड कैप के, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान रखना है, जब हम अदिश गुणनफल कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या है, वैसे देखो हमें गुणा करने का नियम, जैसे बी एक्स कैप आई का पूरे में गुणा करेंगे, फिर बी वाई कैप जे का पूरे में गुणा करेंगे, फिर बी जेड कैप के का पूरे में गुणा करेंगे।
ऐसे ही देखो इसमें क्या है, आई का आई के साथ आएगा, आई का जे के साथ आएगा और आई का के साथ आएगा। अब इसमें है क्या, आई का जब जे के साथ गुणा आएगा तो उसका मान कितना रहेगा, जीरो, वो वाला पूरा पद जीरो। ऐसे ही जब आई का के साथ आएगा तो के और आई का गुणा क्या आएगा तुम्हारा, जीरो होगा, तो वो भी क्या रहेगा तुम्हारा, जीरो होगा। लेकिन जब आई का आई के साथ आएगा तो इन दोनों का गुणांक होगा एक, और ए एक्स क्या है, बी एक्स का गुणा हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, जब इसका हमें परिमाण लिखना होता है तो उसको ध्यान रखना होता है। जैसे एक तरह से समझ लें, आई कैप आई वाले का कैप आई के साथ गुणा होता है, कैप जे वाले का कैप जे के साथ गुणा होता है, और कैप के वाले का कैप के साथ गुणा होता है। तो इसका जो परिमाण है निकल के आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ये होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई, यानी ए वाई का इसमें हो जाएगा बी वाई प्लस और के का के साथ में तो क्या जाएगा ए जेड बी जेड, बाकी के सबका गुणा होगा लेकिन सबके मान क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो क्या हुआ, ये हो जाएगा तुम्हारा अदिश गुणनफल। क्या हो जाएगा, अदिश गुणनफल। तो पॉज करके फिलहाल इसको उतार सकते हैं आप, और मैं सवाल को बताता हूँ आगे, ठीक है। तो देखो अब हमारा सवाल है फाई ई बराबर है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्या है, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये हमें हल करना है। और वेक्टर ई का मान दे रखा है 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे माइनस के 4 कैप के, और वेक्टर ए बराबर है 8 कैप जे। जब इसको हल करेंगे तो देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और सवाल में दे रखा है भाई वेक्टर ई बराबर है 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे माइनस के 4 कैप के। ये हो गया वेक्टर ई का मान। वही बात करें वेक्टर ए के मान की, तो वेक्टर ए का मान क्या है, 8 कैप जे। अच्छा एक चीज़ यहाँ थोड़ी बच्चों को जो कन्फ्यूजन करती है, या तो डायरेक्टली देखो इसका सब में गुणा कर दो वो हो जाएगा, या फिर ऐसे समझें अगर ऐसे नहीं दे रखा है तो अब इसमें क्या है, आई और के वाला नहीं है, खाली क्या है, जे वाला है। तो इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 कैप आई प्लस 8 कैप जे प्लस 0 कैप के। तो ये क्या है, आई जे के सब फॉर्म में हो गया, क्योंकि वैसे 0 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा, मान वही रहेगा, ठीक है। ये हो गया वेक्टर ई का मान वोल्ट प्रति मीटर में, और ये हो गया क्षेत्रफल का मान मीटर स्क्वायर में। तो देखो हल करते हैं फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए को, तो क्या हो जाएगा ये फाई ई बराबर इसका मान कितना है 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे माइनस के 4 कैप के, ये हो जाएगा। ऐसे ही बात करें वेक्टर ए के मान की, तो वेक्टर ए का मान क्या है 0 कैप आई प्लस 8 कैप जे प्लस 0 कैप के, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, फिर से भाई जो बताया हुआ है आप लोगों को, आई का आई वाले के साथ में गुणा होगा, जे का जे वाले के साथ में, और के का के वाले के साथ में। तो क्या है, 2 का गुणा किस में होगा, 0 में, 2 गुणा के 0, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 गुणा जे का जे वाले के साथ में तो क्या जाएगा 8, के वाले का गुणा माइनस के 4 गुणा 0। अब ये दोनों मान क्या हो जाएंगे तुम्हारे, 0 हो जाएंगे। तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 8 × 24 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी के लिए क्या ऐसे उतार ले। अच्छा एक चीज़ और, इसको देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो तुम्हें इसको ऐसे लिखना ही नहीं है, इसको तुम्हें क्या ऐसे लिखना ही नहीं है, तो देखो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, फाई ई बराबर हमें पता है जो ई का मान है तो वो क्या है 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे माइनस के 4 कैप के, और जो ए का मान है वो क्या है 8 कैप जे। अब इसमें क्या है देखो 8 कैप जे का इसके साथ गुणा करूंगा तो क्या आएगा तुम्हारा, देखो ये 8 दूनी 16 कैप आई डॉट कैप जे, ये होगा, ठीक है, प्लस 8 तिया 24 जे का जे के साथ अदिश गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 8 चौक 32 और कैप जे का कैप के साथ हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएंगे। अब एक चीज़ देखो देखें, अभी मैंने तुम्हें लिखाया हुआ अलग अलग तरीके के, अगर एकांक सदिश से गुणा हो रहा है तो उनका मान क्या आता है, 0 आती है। तो आई का जे के साथ जो गुणा होगा वो क्या आएगी, 0 होगी। ऐसी जे का के साथ गुणा होगा वो भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो फिर मान कितना रहे, और जे का जे के साथ गुणा करेंगे, एक जैसे एकांक सदिशों का गुणा कर रहे हैं तो उसका मान क्या होता है 1। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ये
16 गुणा के 0 प्लस 24 गुणा के 1 माइनस 32 गुणा के 1, ये मान रहेगा इसका। तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे यानी जीरो हो जाएंगे, सॉरी जीरो भाई, ये दोनों क्या है खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचेगा तुम्हारा, ये रहेगा 24। फाई का कितना मान हो जाएगा 24 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों तरीके से कर लिया, जैसे तुम अच्छा लगे वैसे कर लेना। ठीक है, तो उतारे हैं इसे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है। अच्छा ऐसे करें, पहले वीडियो को पॉज कर लें और इनको उतार लें और खुद करके देखें सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके बाद तो मैं सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ, वो देख लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सॉरी, 4500 फ्लक्स 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। यानी 4500 जो वैद्युत फ्लक्स या कहें वैद्युत बल रेखाएं हैं जो किसी आयतन के अंदर क्या है या किसी क्षेत्रफल के अंदर जा रही हैं, तथा उससे क्या है 250 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। जा कितनी रही हैं 4500, उससे निकल के कितनी आ रही हैं 2500। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, तो हमें ये पता लगाना है जो क्षेत्र है उसके भीतर कितना आवेश है। तो यहाँ पर क्या है फ्लक्स रेखाओं की संख्या जो अंदर जा रही है और बाहर निकल के आ रही है वो दे रखा है, और हमें क्या है जो भी क्षेत्र है उससे निकलने वाला आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे दोनों से फ्लक्स रेखाएं। फ्लक्स रेखाएं क्या है, या कहें जो वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, मतलब उसमें आ रही होंगी वो ठीक है, लेकिन उससे पार कितनी करके जा रही हैं, उन रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर देखो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स की अगर इसमें बात करें तो वो रहेगा फाई ई बराबर क्षेत्र से निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं माइनस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाएं। तो क्या है यहाँ पर अगर बात करें जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्षेत्र से निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं माइनस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या जो होगी। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्र के निकलने वाली जो फ्लक्स रेखाएं उनकी संख्या कितनी है 2500 है, और उसमें जाने वाली रेखाएं कितनी 4500 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2500 माइनस 4500, तो बराबर जो फ्लक्स है और फ्लक्स का मान कितना आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा माइनस के 2000। कितना हो जाएगा माइनस के 2000। ध्यान रखें जो अदिश चूंकि वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है अदिश राशि है, और अदिश राशियाँ प्लस माइनस दोनों प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन अगर वही सदिश राशियों के साथ ऐसा हो रहा है तो वो दिशा बताने के लिए होता है बस। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया फाई बराबर 2000, मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन हमें निकालना है क्या है, आवेश निकालना है, क्षेत्र के भीतर का कितना आवेश है। तो माना क्षेत्र से निकलने वाला आवेश, या क्षेत्र के भीतर कुल आवेश स्मॉल q है। क्या है, क्षेत्र के भीतर कुल आवेश क्या है स्मॉल q है। तो गॉस की प्रमेय से क्या है, तब गॉस की प्रमेय से, तो इस चैप्टर में हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी है और उसके अनुसार क्या है फाई ई बराबर रहेगा q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। क्या रहेगा फाई ई बराबर q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या है हमें q का मान निकालना है, तो q का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का गुणा क्या है फाई ई में हो जाएगा। तो फिर देखो q का मान बन के जाएगा, q बराबर हो जाएगा फाई ई एप्सिलॉन नॉट।
फाई का कितना मान आ गया, माइनस के 2000 गुणा जो हवाई निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब देखो यहाँ क्या है, 3 जीरो से इसकी 3 घात क्या कम हो जाएंगी, यानी कि 3 घात प्लस की होंगी तो -12 प्लस के 3 -9 होंगे, और 2 का इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तुम्हारा क्यू बराबर हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अंक 17.7 गुणा 10 पर घात 3 जीरो से क्या है 3 घात प्लस के होंगे यहाँ पर, तो -12 और 3 कितने हो जाएंगे -9, कितना हो जाएगा -9, और आवेश से आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम। तो ये क्षेत्र है उसके भीतर कितना आवेश है 17.7 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा है अगला वाला है जिसका तीसरा क्वेश्चन रहेगा, कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेमी दूर पर, यानी कोई बात कर एक, जैसे हमने जो हेडिंग पढ़ी है अब ध्यान करने वो वाली आ रही है, अनंत लंबाई की तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वाला। तो कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेमी दूरी पर 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि जो तार है उसका रेखीय आवेश घनत्व की हमें गणना करनी है। तो एक तरह से यहाँ से जो 2 सेमी है ये क्या है दूरी दे रखी है, तो एक जो समझे हेडिंग में जो है आर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, दूरी कितनी होगी आर बराबर 2 सेंटीमीटर। साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का मान यानी कि ई, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलाम। तो पूछा क्या जा रहा है रेखिक आवेश घनत्व, क्वेश्चन रहेगा रेखिक आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का ये सूत्र है यानी कि लैम्डा और आवर क्वेश्चन है, और हमें पता है सूत्र क्या होता है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या है E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर देखो मैंने ऐसे भी लिखा हुआ था ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, ये भी था। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर देखो ये दूरी है सेंटीमीटर में दे रखी है, लेकिन सारी जो दूरियाँ होंगी वो हमें कन्वर्ट करनी होंगी मीटर में। तो यहाँ जो सेमी है उसको जब मीटर में लिखेंगे तो 1 सेमी में क्या है 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। ध्यान रखना है अगर तुमसे कोई पूछ रहा है 1 सेमी, तो 1 सेमी में क्या है 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और जब 1 सेंटीमीटर के मीटर में बात की जाएगी तो 1 सेमी में कितने होंगे 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ ये 2 सेमी है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको देखो ये हमारा सूत्र हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। तो देखो यहाँ E का मान, E का कितना मान है 9 गुणा के 10⁻9, 9 गुणा 10⁻9, ये हो जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणा 10⁻9। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद गुणा 2, लैम्डा का मान क्या है हमें निकालना है, बटे दूरी दे रखी है आर, आर का कितना मान है 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, तो ये लिख लेंगे 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखें 9 गुणा 10⁻9 से क्या है 9 गुणा के 10⁻9 ये कट जाएंगे, और 2 से क्या है 2 कट जाएंगे, तो जो लैम्डा का मान होगा 10⁻⁻2 इधर आ जाएंगे, तो 10⁻⁻2 बराबर लैम्डा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 10⁻⁻2। क्या है ये रेखिक आवेश घनत्व, और रेखिक आवेश घनत्व का मात्रा क्या है कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इस सवाल के लिए आंसर रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 10⁻⁻2 कूलाम प्रति मीटर। तो अभी क्या है ना उतार लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर इसके बाद। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, वेक्टर E बराबर 1.2 कैप I प्लस 1.6 कैप J न्यूटन प्रति कूलाम। YZ
तल के समांतर, ध्यान रखना है यहाँ पे जो बात हो रही है क्या है, वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स याद करना है हमें, ठीक है। तो एक चीज ये तो हाँ क्लियर है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है जो हम नोट करें, मतलब जो चीज़ें दे रखी हैं उनको नोट करते हैं पहले। वेक्टर ई, वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा 1.2 कैप आई प्लस 1.6 कैप जे न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कहें यहाँ कुछ जैसे निर्देशाक्ष बनाते हैं एक्स वाई जेड, जब वाई जेड तल के समांतर की बात होगी तो वो क्या है एक्स अक्ष होगा, वाई जेड तल के समांतर की बात होगी तो क्या होगा एक्स अक्ष पर जो मान होगा। वहीं अगर बात करें जेड एक्स तल के समांतर तो वो क्या है वाई अक्ष पर मान यानी कैप जे के साथ होगा। और वहीं अगर हम बात करें एक्स वाई तल के समांतर कोई भी राशि दे रखी है तो उसका मान क्या है जेड के सापेक्ष यानी कि जो कैप के है उसके सापेक्ष मान होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है बात हो रही है, देखो ऐसे मैं बताऊँ, अगर मान लो वाई जेड तल के समांतर है, वाई जेड तल के समांतर है, इन दोनों के समांतर है तो वो क्या है आई वाले पद में जाएगा, वाई एक्स और वाई के है तो वो कैप के साथ होगा, और वाई और जेड और एक्स के साथ है वो क्या है समांतर वाली कंडीशन हो तो वो मान किसके लिए होगा तुम्हारा वाई एक्स के लिए यानी कि कैप जे के साथ होगा। तो यहाँ जो कह रहा है वो कह रहा है वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार, यानी कि क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है वाई जेड तल के समांतर है तो कौन से अक्ष के अनुदिश होगा एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक है। तो यहाँ बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल सदिश की, तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा कितना 0.2, लेकिन कौन से वाले सदिश के सापेक्ष होगा एक्स अक्ष के अनुदिश वाले के लिए, तो क्या हो जाएगा 0.2 कैप आई। ध्यान रखना अगर ऐसे करके मान लो वाई जेड तल के लिए है तो ये एक्स वाला हो गया, अगर वाई जेड के लिए हो रहा है तो किसका मतलब वाई जेड के लिए तो ठीक है जो कैप आई है उसके सापेक्ष मान आएगा, जेड एक्स के लिए होगा तो वो कैप जे के साथ आएगा, और अगर एक्स वाई के लिए तो वो किसके समांतर मान है तो किसके आएगा कैप के साथ, ठीक है। तो ये हो गया 0.2 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्वेश्चन है तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई, फाई ई बराबर क्या रहेगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्या है तुम्हारा ये सूत्र है, इसके हिसाब से हम हल कर लेंगे। तो देखो वेक्टर ई का मान 1.2 कैप आई प्लस 1.6 कैप जे इंटू क्या है 0.2 कैप आई, ये हो जाएगा। गुणा करते हैं 0.2 का इसमें करेंगे 1.2 में तो कितने जाएंगे 0.24, 12 दूनी 24, 2 का दशमलव होगा तो कितने आएंगे 0.24 कैप आई डॉट कैप आई प्लस 16 का इसमें गुणा करेंगे कितने आएंगे 16 दूनी 32, तो कितना जाएगा 0.32 कैप जे डॉट कैप आई, कैप जे डॉट आई या फिर कहें आई कैप आई डॉट कैप जे कहें, मान क्या रहेगा इसका 0 होगा, और कैप आई डॉट कैप आई कौन कितना रहेगा 1, तो फिर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये मान हो जाएगा 0.24, इसका मान होगा 1 और इसका रहेगा 0, तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो गया 0.24 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, और यहाँ क्या है धातु का एक पतला गोलीय कोष है, एक गोलीय कोष की बात हो रही है जो लास्ट हेडिंग में बताया था, एक धातु की एक पतला गोलीय कोष की त्रिज्या दे रखी है 0.25 मीटर। तो कोष की त्रिज्या की बात करेंगे तो उसे हम कैपिटल आर से लिखते हैं, और जो बाहर दूरी ले रहे हैं या अंदर दूरी कोई ले रहे हैं तो उसे क्या स्मॉल आर से लिखते हैं। तो कोष की त्रिज्या लिख लेंगे सबसे पहले, कोष की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है, ये जाएगा। या फिर इसको देखो अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, क्योंकि दशमलव का 2 इधर की तरफ लाऊंगा तो घात क्या है -2 हो जाएंगे। तो इस पर 0.2 माइक्रो कूलम्ब का आवेश है, तो आवेश कितना है, और जो गोलीय कोष है उस पर आवेश दे रखा है Q बराबर 0.2 माइक्रो कूलम्ब। चेंज करेंगे माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो कितना मान हो जाएगा
0.2 गुणा 10⁻⁻⁶ दशमलव को एक अंक इधर की तरफ लाऊंगा तो 2.0 या फिर लिखें डायरेक्टली 2 गुणा 10⁻⁷ कूलम ये हो जाएगा। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके कारण हमें क्या बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि बिंदु पहली कंडीशन है कोष के कैसा हो, भीतर। तो ध्यान रखना है कोष के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी रहती है, 0 रहती है। तो बात करें नंबर 1 वाला जो क्वेश्चन है, कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर 0। क्योंकि कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0 तो क्या रहेगा, E बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 होगा। ठीक है। दूसरा, अब बात करें कोष, ये हो गया कोष के ठीक बाहर, कोष के ठीक बाहर यानी कोष के पृष्ठ पर, कोष के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सूत्र क्या रहेगा तुम्हारा, E बराबर 1/4πε0 Q बटे कैपिटल R स्क्वायर। कोष के ठीक बाहर कहें या कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम देखें 1/4πε0 का मान कितना है, 9 गुणा 10⁻⁹। Q का मान कितना है, 2 गुणा 10⁻⁷ बटे, और जो बात करें R है, R का कितना मान है 25। अब इसका क्या हो जाएगा, वर्ग होगा। तो 25 गुणा 10⁻⁻2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं एक बार और लिख देता हूँ, 25 गुणा 10⁻⁻2 का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो मान क्या बन जाएगा तुम्हारा, E बराबर हो जाएगा 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18 गुणा 10⁻, माइनस के साथ और यहाँ पर कितनी है 9, तो 9 में से 7 जाएंगे कितने में जाएंगे 10⁻2 बटे 25 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 625। ठीक है, ये बन जाएगा गुणा 10⁻⁻4, 10⁻⁻2 का वर्ग करेंगे 10⁻⁻4 हो जाएंगे। 10⁻⁻4 ये कहाँ जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जाएंगे। अच्छा देखो मैं ऐसा और करता हूँ, यहाँ पे 10⁻⁻ कितनी है 2 है, 10⁻2 का मतलब कितना होता है 100। 100 को गुणा अगर 18 में करूँगा तो कितने जाएंगे तुम्हारे ये 1800 गुणा 10⁻, और ये माइनस के 4 ऊपर जाएंगे तो किसको जाएंगे प्लस के बटे 625। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको जो हल करेंगे तो इसको वहाँ 2 पॉइंट कुछ करके आएगा तो तुम लिख लेना, न्यूटन प्रति कूलम। वहीं अगर बात करें तीसरा जो क्वेश्चन है इसका, फिर है कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर क्या हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो कोष के केंद्र से, अब कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर कह रहा है, तब स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी कंडीशन जो पहली वाली थी गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, पहली क्या थी बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां सूत्र क्या था, सूत्र था कोष के बाहर E बराबर होता है 1/4πε0 स्मॉल q बटे स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9, ये हो जाएगा। गुणा q का मान कितना है 2 गुणा 10⁻⁷, 2 गुणा 10⁻⁷ बटे r स्क्वायर। r का कितना मान है यहाँ पर 3 है, 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखो 9 से 9 क्या होंगे तुम्हारे ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये 2 गुणा 10⁻9 और माइनस के साथ कितने होंगे 2। ठीक है, तो जाएंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, और 10⁻2 का मतलब कितना होगा 100, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने जाएंगे 200। मात्रा कितना हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सवाल, तो उतार लें इसे। तो देखो उम्मीद करता हूँ जो आज सवाल कराए हैं तुम्हारी समझ में आए होंगे। अगर और कोई भी सवाल पूछना है तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वहाँ तुम मैसेज कर सकते हैं। सवाल कोई भी मैसेज यानी कि जो सवाल है उसका फ़ोटो खींच कर भेज देना, मैं वहाँ पर क्या है सॉल्व करके भेज दूँगा तुम्हें। तो इसी के साथ जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो समाप्त होता है।
और अगले दिन हम जो जानेंगे तीसरा, जो मैंने तुम्हें बताया था, जो पहली वैद्युत स्थिति की यूनिट है उसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वैद्युत विभव तथा विभवांतर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।